नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। तो आज का हमारा विषय है नीतीश कुमार को पटना हाई कोर्ट में लगा बड़ा झटका। नीतीश और तेजस्वी देखते रहे, हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है और जातीय जनगणना पर स्टे लग जाता है। अब बिहार में जातीय जनगणना 3 जुलाई तक नहीं हो पाएगा क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। बिहार सरकार के पास अभी कानूनी विकल्प खुला है। बिहार सरकार के पास अभी कानूनी दरवाजे खुले हैं। बिहार सरकार चाहे तो आज के इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं पटना हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में ही। बिहार सरकार आगे क्या कहती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो जातीय जनगणना के मुद्दे पर हुआ, पटना हाई कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका लग गया। नीतीश और तेजस्वी की सरकार को इससे बड़ा झटका शायद नहीं लग सकता था। आपको बताते चले कि नीतीश सरकार 18 फरवरी 2019 और 27 फरवरी 2020 को बिहार विधान परिषद और विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया था जातीय जनगणना के पक्ष में, जिसे नीतीश सरकार ने सफलतापूर्वक पास करवा लिया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि जातीय जनगणना के पक्ष में नीतीश कुमार उस वक्त से थे जब वो एनडीए में थे, और नीतीश कुमार के इसी रुख के कारण बीजेपी भी कभी जातीय जनगणना का विरोध नहीं कर सकी और नीतीश कुमार पिछड़ा वोटरों को अपने पक्ष में, अपने पाले में लाने के लिए जातीय जनगणना करवा रहे हैं। और नीतीश भी जानते हैं जिस दिन जातीय जनगणना सफलतापूर्वक अगर पूर्ण हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का राजनीति बिहार में खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए बीजेपी ने इस बार अपना प्रदेश अध्यक्ष एक ओबीसी समाज से बनाया कि नीतीश कुमार को टक्कर दे सके। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार अगर जातीय जनगणना करवा रहे हैं तो खुले तौर पर बीजेपी की जो जमीन बिहार में तैयार हुई है उसे ख़त्म करने के लिए करवा रहे हैं। इससे ये होगा कि जातीय जनगणना होने के बाद ये पता चल जाए किस जाति का कितना आबादी है। इसके बाद का जो अगला स्टेप होगा, जिस जाति का जितना आबादी होगा उसे उतना हिस्सेदारी मिलेगा, यानी उसे उतना ही आरक्षण मिलेगा। इसलिए जातीय जनगणना के पक्ष में नीतीश भी है और तेजस्वी यादव भी है, क्योंकि वो दोनों जानते हैं कि जातीय जनगणना हुआ तो नीतीश को भी फायदा होगा, तेजस्वी यादव को भी फायदा होगा, क्योंकि दोनों को पिछड़ा वोटर मिलता है और दोनों ही इसलिए जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि कुल 6 याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर किया गया था। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंदन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की बेंच ने बुधवार को इस केस पर सुनवाई पूरी कर ली थी, जिसके बाद आज फैसला सुना दिया और जिसके बाद जातीय जनगणना पर स्टे लग गया और स्टे 3 जुलाई तक रहेगा, जब तक अगली बार सुनवाई ना हो जाए। ये कोई फाइनल फैसला नहीं है, इसे आप किसी भी पक्ष के जीत या हार के रूप में नहीं देख सकते। बस स्टे लगाया गया है जब तक अगली सुनवाई ना हो। इसके साथ ही आपको बताते चले कि 80% जातीय जनगणना का काम पूरा हो चुका है। अब केवल 20% काम ही बाकी है। उस समय जातीय जनगणना पर स्टे लग जाना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को बड़ा झटका लग गया। अब नीतीश और तेजस्वी आगे क्या करते हैं, बिहार सरकार के जो कानून के सलाहकार होंगे वो आगे की प्रक्रिया तो बता ही दिए होंगे। आगे हो सकता है कि पटना हाई कोर्ट में इसे चैलेंज किया जाए और ये स्टे को हटाने का प्रयास किया जाए। लेकिन अगर इसमें सफलता नहीं मिलती है तो बिहार सरकार को 3 जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा। जातीय जनगणना के पक्ष में बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट में क्या दलीलें दी वो भी हम आपको बताते हैं। जातीय जनगणना को लेकर पटना हाई कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए सभी अपनी जाति को बताने के लिए आतुर रहते हैं। बिहार सरकार ये कहना चाहती है कि जब गवर्नमेंट का कोई स्कीम आता है तो उसके लाभ उठाने के लिए लोग अपना जाति स्वयं बताने लगते हैं। इसके अलावा बिहार सरकार ने आगे एक बड़ी बात कही, लोकल बॉडी इलेक्शनों में, जो लोकल बॉडी इलेक्शन है नगर निगम पंचायत के चुनाव में पिछड़ी जातियों को कोई आरक्षण नहीं देने का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी को 20%, एसटी को 16%, एससी को 16%, एसटी को 1% आरक्षण दिया जा रहा है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 50% आरक्षण दिया जा सकता है। राज्य सरकार नगर निकाय पंचायतों में 13% और आरक्षण दे सकती है।
सरकार ने कोर्ट में ये भी कह दिया कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके मुताबिक बिहार सरकार 13% और आरक्षण लोकल बॉडी इलेक्शन में दे सकती है। इसलिए सरकार जातीय जनगणना करवाकर ये जानना चाह रही किस जाति को वाकई आरक्षण की आवश्यकता है, कौन से जाति के लोग आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, कौन से जाति के लोग राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जब जातीय जनगणना हो जाएगा तो सरकार के पास एक डाटा रहेगा, उस डाटा के आधार पर सरकार अपना कदम उठा इसके आगे आपको बताते चले कि बिहार सरकार ने अपने पक्ष में और भी कई बातें कही है। वो बातें हम आपको बताते हैं। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के पक्ष में ये भी कहा कि 1951 से ही एसटी और एसटी की जातियों का डेटा पब्लिक होता है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं। इससे ओबीसी का सही आबादी का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। 1990 में जब बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो दूसरा पिछड़ा आयोग की सिफारिश को लागू किया था। इसे मंडल आयोग कहते हैं। याद करिए कि 90 के दौर की जो राजनीति थी, मंडल और कमंडल की राजनीति थी, वो यहीं से शुरू हुआ। बीपी सिंह ने एक फैसला लिया था कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को लागू किया था। इसे आप जानते ही है कि मंडल आयोग कहते हैं। इसके बाद ही देश में मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हो गई थी। लेकिन हम जातीय जनगणना पर है तो चलिए आपको बताते हैं। उस समय जो आरक्षण बीपी सिंह के दौर में दिया गया था 1931 की जनगणना के अनुसार दिया गया था, जब देश में 52% ओबीसी समाज का अनुमान लगाया गया था। ओबीसी समाज के आबादी का अनुमान लगाया गया था। इसको बताते चले कि एससी और एसटी को जो आरक्षण मिलता है उनकी आबादी के अनुसार मिलता है, उनकी आबादी के आधार पर मिलता है। लेकिन जब ओबीसी समाज की बात आता है तो उन्हें जो आरक्षण मिलता है उसका कोई आधार नहीं है। इस कारण से नीतीश सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में है और नीतीश कुमार खुद पिछड़ी जातियों के नेता हैं। तेजस्वी यादव भी पिछड़ी जातियों की राजनीति करते हैं। इन दोनों को पता है कि जिस दिन जातीय जनगणना का आंकड़ा पब्लिक होता है उसी दिन बिहार से बीजेपी की राजनीति समाप्त हो जाएगा। एक तीर से ये लोग कई शिकार करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राजनीति को खत्म करना है, भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की राजनीति को समाप्त करना है। तो उसका कारण यही हो सकता है, अगर जातियों का सही आंकड़ा पब्लिक डोमेन में आ जाता है तो उसके बाद बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हो जाएगी, जो कि जाति के आधार पर राजनीति होगा। उसमें बीजेपी को नुकसान होगा। और बीजेपी कुछ नहीं कह रही, बीजेपी ने भी अपना अध्यक्ष जो है ओबीसी समाज से इसलिए बनाया कि अगर जातीय जनगणना हो जाती है तो उसके बाद कोई ये ना कहे कि बीजेपी ओबीसी समाज का विरोधी है। आपको बताते चले कि केंद्र में भाजपा की सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, लेकिन बिहार बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में। केंद्र की सरकार जातीय जनगणना के समर्थन में नहीं है, ये बातें तो आप जानते हैं, लेकिन बिहार बीजेपी का सोच कुछ और है। पिछले साल ही फरवरी लोकसभा में जातीय जनगणना को लेकर सवाल किया गया था। इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि संविधान के मुताबिक सिर्फ एससी और एसटी जनजाति की ही जनगणना हो सकती है। इसके अलावा दूसरी वजह ये मानी जा रही है कि जातिगत जनगणना से देश में 1990 जैसे हालात बन जाएंगे, फिर से मंडल आयोग जैसे किसी आयोग की गठन करने की मांग हो सकती है। इसके अलावा आरक्षण की व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे ही जातीय जनगणना होगा उसके बाद ये नारा गुजरने लगेगा, जिसके जितनी हिस्सेदारी है उसे उतना भागीदारी मिले। इसके बाद देश का माहौल फिर से उसी दौर में चले जाएगा जो 1990 का दौर था, जब कमंडल और मंडल का दौर चल रहा था, जब देश की राजनीति जाति आधारित राजनीति हो गया था। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ेगा तो वो बीजेपी ही है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो हिंदुत्व वोट बैंक है और बीजेपी इस वोट को छोड़ना नहीं चाहती है। बीजेपी हिंदू एकता के नाम पर वोट लेती है। कल्पना कर सकते हैं अगर जातीय जनगणना पूरे देश में हो जाता है तो देश का माहौल कैसा होगा। फिर से एक आयोग बनाने की मांग किया जाएगा, फिर से नए तरीके से आरक्षण को डिसाइड करने का मांग किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही उन पार्टियों को इसका बड़ा लाभ होगा जो पिछड़ी जातियों के राजनीति करते हैं या जो पार्टी जाति आधारित राजनीति करते हैं, उन्हें बड़ा फायदा होगा, लेकिन बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि जातीय जनगणना के पीछे सियासी गणित क्या है, क्यों नीतीश कुमार जातीय जनगणना करवाने की मांग कर रहे हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी भी जातीय जनगणना के मुद्दे पर अब कहने लगी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी तब जातीय जनगणना का बात भी कांग्रेस पार्टी नहीं करती थी। तो इसके पीछे की एक बड़ा कारण है
कि 1990 के दशक में जब मंडल आयोग बना उसके बाद क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हो गया और उसमें लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से लेकर नीतीश कुमार के जेडीयू तक शामिल था। बिहार में राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। बीजेपी से लेकर तमाम पार्टी ओबीसी को ध्यान में रखकर अपनी सियासत कर रही थी। ओबीसी वर्ग को लगता था उनका दायरा बढ़ा, ऐसे में अगर जातीय जनगणना होती है तो आरक्षण 50% की सीमा टूट सकती है, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा। यानी ओबीसी समाज को इसका बेनिफिट मिलेगा कि आरक्षण का जो दायरा 50% था उसमें वृद्धि हो सकता है। इसके बाद ओबीसी समाज को बेनिफिट मिलेगा, फिर से एक नई राजनीति की शुरुआत हो जाएगी। मंडल आयोग तो याद होगा 1990 का, लेकिन अब एक नए आयोग बनाने की मांग होगा और उस आयोग के जरिए एक तरह से ओबीसी समाज को तो एक राजनीतिक, आप कह सकते हैं राजनीतिक तौर पे मजबूती मिलेगा, क्योंकि ओबीसी समाज का आरक्षण का दायरा बढ़ जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार जो ओबीसी जातियों की राजनीति करते हैं या तेजस्वी यादव जो पिछड़ी जाति ओबीसी समाज की राजनीति करते हैं, उन दोनों के लिए जातीय जनगणना ऑक्सीजन से कम नहीं है। वो दोनों इसलिए जातीय जनगणना करवाने के पक्ष में। जातीय जनगणना के गणित को अगर आपने समझ लिया तो आप समझ गए होंगे कि केंद्र में बीजेपी क्यों विरोध कर रही है और बिहार में बीजेपी क्यों समर्थन कर रही है। क्योंकि बीजेपी को पता है कि जातीय जनगणना अगर होता है तो उसके बाद ओबीसी समाज की आबादी बिहार में ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद एक नई राजनीति की शुरुआत होगा, जहां बीजेपी को भी चुनाव जीतने के लिए ओबीसी वोट बैंक की जरूरत तो है, तो जहाँ बीजेपी को भी उसी राह पर बढ़ना पड़ेगा जिस राह पर नीतीश और आरजेडी है। बिहार की राजनीति पिछड़ी जातियों के इर्द गिर्द घूमने लगेगी। उसके बाद बीजेपी को भी उसी तरह की राजनीति करना होगा जो तेजस्वी और नीतीश कुमार कर रहे हैं। और इस बात का ही डर है कि बीजेपी ने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एक ओबीसी समाज से आने वाला नेता को बनाया है। उसकी वजह भी यही कारण है, जातीय जनगणना का डर है। और बीजेपी आगे ये भी कहेगी कि ओबीसी समाज से ही बीजेपी का सीएम कैंडिडेट होगा बिहार में, क्योंकि बीजेपी को भी इसका अर्थ पता है, बीजेपी को भी इसका मतलब पता है कि थोड़ा सा भी अगर गलती होता है तो बीजेपी को बिहार में सत्ता कभी नहीं मिलेगी। खैर साथियों, बीजेपी को सत्ता मिलेगी या नहीं वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इसके अलावा फेसबुक पेज पर अगर वीडियो देखना है तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।